बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजियाबाद से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सियासी जमात या नज़रिए को लेकर बात करें तो इसका मकसद ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी के हामी हैं या बाकी जो इस मुल्क के अंदर नज़रियात या सियासी जमातें हैं हम उनके ख़िलाफ़ हों। ऐसा नहीं होता। असल में बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो एक निज़ाम चल रहा होता है उसके अंदर जो खामियां होती हैं उन पे बात करना या उनकी निशानदेही करना होता है। दूसरी ये भी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफाइल या जो शख्स की अपनी एक प्रोफाइल होती है वो बड़ी मैटर करती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तो हदीसों के नज़रिए के मुताबिक या बड़े बड़े दानश्वर ये कहते हैं कि आप ये मत देखो कि किसने कहा, आप ये देखो कि उसने क्या कहा। यानी ये वाली बात तो कही जाती है, लेकिन जो अमली मुज़ाहिरा है वो ये है कि ये मत देखो कि क्या कह रहा है, बल्कि ये देखो कि किसने कहा। यानी हमारे यहाँ अगर कोई बहुत अमीर है, करोड़पति है, सियासी अच्छी उसकी लैक स्लैक है, कोई प्रोफाइल रखता है और चाहे उसे बात करना आए ना आए, उसे सेंस हो या ना हो, वो डिग्री को ये कहे कि डिग्री डिग्री होती है, असली हो या नकली हो, जाली हो या ओरिजिनल हो, या मतलब एग्जांपल देता हूँ तो वो बात ज़्यादा सुनी जाती है बानिस्बत उसके कि जो शख्स बड़ी डीप ग्राउंड के अंदर जाकर रूट से बात करे, यानी कि जड़ों से वो एक बुनियादी तौर पर कोई नज़रिया या कोई बात पेश करे। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि हमारे जो सोसाइटी जो माशरा है इसके अंदर असल बात को जो प्रॉब्लम होता है उसको ना समझा जाता है और ना उसके अंदर दिलचस्पी होती है। चलें आते हैं अपनी असल बात की तरफ। आपने ये चीज़ कुछ अर्सा पहले देखी होगी कि जब तुर्की के सदर तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत हुई थी तो उस वक्त हमने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बाकी दीगर फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखा था कि किस तरह से फ़ौज निकली है टैंक लेकर सड़कों पे और तैयब अर्दगान की हुकूमत को ख़त्म करना चाह रही थी। लेकिन टैंकों के आगे हमने आम आदमी को लेटते हुए देखा, पथराव करते हुए देखा, फ़ौजियों के साथ लड़ते हुए देखा जो तुर्की की आम आवाम थी। उस वक्त तैयब अर्दगान का डंका बज रहा था, बहुत मशहूर थे और ये कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़े इस्लामी लीडर की शक्ल में सामने आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो नुक्ता है वो ये है कि किसी एक फौजी ने भी, किसी एक टैंक ने भी, किसी एक गाड़ी ने भी न शख्स को कुचला, न बंदूक से गोली चलाई, न आम आदमी को मारा। बाद में कहते हैं कि जब काबू पा लिया गया, कंट्रोल हो गया, तो बाद में फिर कुछ साफियों ने, लोगों ने जब उन फौजियों से बातें की, इंटरव्यू किए, उनसे पूछा कि आपके टैंक के आगे, आपकी गाड़ी के आगे, आपके सामने आम आदमी था, आपके हाथ में बंदूक थी, तो आपने गोली क्यों नहीं चलाई? जो ये, क्योंकि ये मैं सुन रहा था, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं वहाँ विजिट किया या इस तरह से, हमारे पास भी जो नॉलेज इल्म आता है वो किसी न किसी तरह से मुंतकिल होता है, चाहे वो वीलॉग की शक्ल में हो या फेसबुक की शक्ल में हो, किसी रिटन कॉलम की शक्ल में हो, किसी किताब की शक्ल में हो। तो उसमें ये था कि आम आदमी ने वो जो फौजी था जो टैंक के ऊपर था उसने ये जवाब दिया कि असल में हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि पीछे से ऑर्डर आता था कि गोली चला दो, लेकिन जब हम सामने देखते थे तो हमें आगे जो लेटे हुए होते थे जो लोग, जो आम आदमी था, उसमें बच्चे, ख़वातीन जो लोग थे, उसमें हमें अपना भाई भी नज़र आता था, अपना बुज़ुर्ग भी नज़र आता था, माँ बहन भी नज़र आती थी, अपने बच्चे भी नज़र आते थे। और जब हम आगे देखते थे तो वो हम खुद, हमारी ही फैमिली खड़ी होती थी, और जब हम पीछे देखते थे तो ऑर्डर ये था कि इन सबको शूट कर दो। लेकिन फिर हमने फैसला ये किया कि हमने आगे की तरफ देखना है, पीछे नहीं। बात शायद आपको आम सी लगे, छोटी सी लगे, बहुत बड़ी गहराई है इस बात में। यही असल जमहूरियत, यही असल नुक्ता, यही असल वो प्रॉब्लम है, यही असल वो बीमारी है जो समझने की ज़रूरत है, और जो हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है वो यही है
कि पीछे ऑर्डर क्या है और आगे कौन है। इस पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसे नोट के लिए, आपकी नॉलेज के लिए लिखने की कोशिश की कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए, जितने भी ये नाज़रीन मेरा व्लॉग या फेसबुक पे सुन रहे हैं, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को सारी दुनिया की लालचों से दूर होकर, तासब से, नफ़रत से या ज़ाती बुग़्ज़, जैसे इमरान खान, मरीम नवाज़, फलाना फलाना, इन ज़ाती बुग़्ज़ों से निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ इतना सोचें कि इस मुल्क के अंदर ये जो बंदूक उठाने वाले हैं ये कौन हैं, या जो अगवा करते हैं ये कौन है, जो अदलिया को काबू करते हैं और जजों को फैसला लिख के देते हैं ये कौन है, गलत फैसले से सुनाने पर मजबूर करते हैं जजों को, अदलिया को, ये कौन है, जमहूरियत का कत्ल करने वाले कौन हैं, फार्म 47 बनाने वाले, और फिर जब इलेक्शन थे और उस इलेक्शन में जो आम आदमियों के हाथों से वो जो फार्म जमा करवाने थे अपने उम्मीदवारों के, वो छीन कर भागने वाले कौन थे, फिर जो हमायत करने वाले थे तजवीज़ किंदा और दूसरे जो थे, इनको उठाकर मजबूर करने वाले कौन थे, कानून और आइन तोड़ने वाले इस मुल्क के अंदर कौन है, इंसानियत की धज्जियां बखेरने वाले कौन हैं, और मीडिया पर बैठकर झूठ बोलने वाले, चाहे वो एंकर हों या एंकर के साथ उसका मेहमान हो, ये कौन हैं, इमरान खान पर 200 केस बनाने वाले कौन हैं, और इसी तरह से जो पीटीआई, अब मैं पीटीआई का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, ये कहूँगा कि जो इमरान खान की हमायत करते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो उसके नज़रिए और उसकी जो स्ट्रेटजी है या जो उसकी जो ख़्याल है, उसका जो आइडिया है, उसको मानने वाले, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले कौन हैं, चीनी जो खुद से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, बहरान पैदा करते हैं, महंगाई करते हैं, इसी तरह से आटे के अंदर, घी के अंदर जो 2 नंबरी करते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल करते हैं, ये लोग कौन हैं, इस मुल्क के अंदर बहरान पैदा करते हैं, ये लोग कौन हैं, तालीम और सेहत जो कई दाइयों से 70 सालों से मुश्किल तरीन इस मुल्क के अंदर है, ना तालीम है ना सेहत है, मुल्क आम आदमी बेचारा मरता है, खुराक 2 नंबर खाई जाती है, एक्सपायर चीज़ें बेची जाती हैं, गधे का गोश्त खिलाया जाता है, जेलों के अंदर कहें या आम आदमी कहें कि मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाया जाता है, ये लोग कौन हैं, ये सब क्या पाकिस्तानी नहीं हैं, और अगर ये पाकिस्तानी हैं तो फिर वो वाले लोग कौन हैं जिनके ख़िलाफ़ ये सब कुछ करते हैं। अब ये जो सारे सवाल थे, ये इसके अंदर ये भी सवाल पैदा होता है कि ये जो सब कुछ किया जाता है, क्या ये इस मुल्की और कौमी मुफाद में किया जाता है। इस वक्त तक 50, 30, 20 सालों से, या अगर क्लोज़ आए तो पिछले 3 सालों से मुसलसल जो एक्सरसाइज की जा रही है, क्या इससे इस कौम को फ़ायदा हुआ, क्या इससे इस मुल्क को फ़ायदा हुआ, क्या इससे आम आदमी को कुछ रिलीफ मिला, क्या इससे हमारे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं की सॉवरेंटी आई। और फिर इसके साथ ये भी है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ किया जा रहा है, ये लोग ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये अगर पाकिस्तानी हैं, ये 2 मिनट के लिए छोड़े इसको कि वो सिंधी है, बलोची है, कश्मीरी है, पंजाबी है, पख्तून है, कौन है तो पाकिस्तानी। और किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं? अपने अवाम के ख़िलाफ़। क्यों कर रहे हैं? अपने ज़ाती मुफाद के लिए। नुकसान किसको है? छोड़े आम आदमी को, उसने मरना है, भोसड़ी का तड़प तड़प के मर जाएगा, क्या कर सकता है वो, लेकिन नुकसान किसका है? इस मुल्क का। चंद टक्कों के लिए, चंद लोगों के फ़ायदे के लिए अगर ये सारी तबाही की जाती है, और फिर इस तबाही का मकसद ये है कि ज़ाती तौर पर अपना मुफाद लिया जाए। 2 मिनट के लिए हम ये भी बात कर लें कि पिछले 30-35 सालों से, 40 सालों से हम कहते हैं कि कभी नून लीग की हुकूमत आई, फिर 2 साल के बाद पीपल्स पार्टी की आई, फिर नून की आई, फिर पीपी की आई, फिर बीच में काफ लीग बनी, इसने मुफाद उधर, उसका मुफाद उधर, उसका मुफाद उधर। आज अगर हम इस चीज़ को देखें, पिछले 30 साल की एक्सरसाइज ले लें, नून लीग ने कितना फ़ायदा उठाया? सिर्फ पैसे बनाए, ज़ाती अपने एहसासों में इजाफा किया, इज़्ज़त कहाँ पे है, हालत क्या है, लोगों के सामने क्या मकबूलियत है। इसी तरह से जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो सरमायादार है, चाहे वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो जज है, आपका सवाल का जवाब ये होगा कि छोड़े बाहर में गई कौम और मुल्क, ज़ाती मुफाद। कितना ज़ाती मुफाद लेना है? हम ये जो कानून, हारून मारून, इनके ख़जानों की बात करते हैं कि उनके पास पता नहीं कितने गधे, कितने घोड़े, कितने ऊँट थे, उन पे उनके ख़जानों की चाबियाँ थी।
आज का जो एक हमारा कानून है, चाहे वो जरदारी ले लें, मियाँ ले लें, या दूसरे जो इनके डारवार हैं वो ले लें, इनके पास इतने ख़जाने हैं, इतने ख़जाने हैं कि शायद कानून उस दौर में अगर दौर में ज़िंदा हो जाए और वो ये देखे कि मैं कहता था कि मेरे पास दौलत थी, वो तो वहीं उसे अटैक हो जाए और वो मर जाए, वो कहे कि असल दौलत तो इनके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर असल प्रॉब्लम ये है कि जो शख्स इख्तियारात में आता है, वो जो एक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद में करता है। हाँ, बाद में ये सारे कहेंगे, चाहे मीडिया के लोग हों, जेदे मेदे हों, ये दूसरे तीसरे ये कहेंगे, या इवन के खुद अर्दली टाइप लोग भी, या महारानी, या फिर ये जितने भी, ये कहेंगे हम मजबूर थे। यार किसके हाथों मजबूर थे? इमरान खान अगर 2 साल से जेल में बंद है, जेल में नहीं, एक काल कोठरी में बंद है, एक अकूबत खाने में बंद है, क़यामत आ गई, उसका नाम क्या मिट गया? क्या उसके लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा हो गई? नहीं। वो जितना उसके ऊपर जुल्म होता जा रहा है, जितने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के दिलों में उतनी ही इज़्ज़त बढ़ती है। अब आपके लिए ये भी आप कहेंगे कि इज़्ज़त को क्या करें या मकबूलियत को क्या करें? तो दुनिया में इंसान जो आता है, वो क्यों आता है? क्या वो टक्कर मारने आता है? क्या वो बदनामी लेने आता है? क्या वो ज़ालिम बनने आता है? क्या ये जो इंसानियत इंसानियत कही जाती है, ये करने आता है? अगर वो वाकई इंसान है, अल्लाह का जो हुक्म है कुरान हदीस के अंदर उसे मानता है, या नहीं भी मानता, उस पे अगर चलता है, तो फिर उसे चाहिए कि कम से कम उतना समेटे, उतनी लालच करे जितनी उसकी कई हैसियत तो छोड़े। मैंने सुना है कि यहाँ ये जो इसहाक डार है, इसके पास इतनी दौलत है कि उसकी कई नस्लें कई हज़ार साल बैठ के खाती रहनी ख़त्म होती। यही बात जरदारी की है, यही मियाँ बरादरान की है, यही दूसरे करप्ट लोगों की है, यही इस्टेब्लिशमेंट की है। क्या करेंगे? कितना जुल्म करेंगे? और फिर ये तो कुदरत का अटल निज़ाम है कि एक न एक दिन ये जुल्म फटता है, और फिर जब फटता है तो फिर अल्लाह उसे किस तरह से किस अंजाम तक पहुँचाता है। बड़े बड़े लोग पुराने को छोड़े, हमें तारीख बार बार तारीख का की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। हम लेटेस्ट देख लें, हमारे इर्द गिर्द मिसालें, ईरान की मिसाल है, और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स है। इर्द गिर्द जो जुल्म ज़्यादती करते रहे उनकी एग्जाम्पल्स हैं, कैसे जुल्म करते रहे और फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक न सोचें, अपने इख्तियारात को अपनी आवाम के लिए, अपने जूनियर्स के मुफाद के लिए इस्तेमाल करें। एक बार जो कि इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।